हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले अपने CTET अगस्त 2023 के साइंस पेडागोगी के क्वेश्चन। साइंस पेडागोगी में जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे 30 क्वेश्चन आते हैं, तो इस क्लास में हम अपने जो है पूरे 30 क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है आपका, इसमें आपको असर्शन पढ़ना है स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक में जो है हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है प्रोड्यूस होता है और वो हमारे खाने को ब्रेक डाउन में मदद करता है। ये बात बिल्कुल सही है। इसका रीज़न इन्होंने क्या दिया है, डाइजेस्टिव जो जूसेस होते हैं ना, उनको एक एसिडिक मीडियम चाहिए होता है काम करने के लिए। दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही लिखी हुई हैं। और असर्शन का जो रीज़न दिया है कि HCl होता है और जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं HCl क्यों होता है, ताकि उनको जो एक एसिडिक मीडियम मिल जाए डाइजेस्टिव जूसेस को काम करने के लिए। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। एंड असर्शन का जो रीज़न दिया इन्होंने वो भी क्या है, एकदम सही है, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर होगा आपका वो आएगा, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड जो है R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62, व्हाट डज द टर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन। नाइट्रोजन जो फिक्सेशन वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू गैसेस नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं उनको गैसेस नाइट्रोजन में बदलना। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल, जो अमोनिया आपका होता है उसको नाइट्रेट्स में बदलना। एंड नाइट्रोजन जो रिलीज़ करना प्रेजेंट इन डेड ऑर्गेनिक मैटर के अंदर से उस नाइट्रोजन को रिलीज़ करना और सॉइल में पहुंचाना वापस से। या फिर कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अ मोर यूजेबल फॉर्म ऑफ। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन फोर्थ है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो आपकी डायरेक्टली नहीं यूज़ की जा सकती है, ठीक है। अब क्योंकि उसको डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते तो हमें उसे एक यूजेबल फॉर्म में बनाना पड़ता है ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे जो प्लांट्स है उसको यूज़ कर सके। इसको करने में कौन मदद करता है, आपकी लेगुमिनस प्लांट्स मदद करते हैं। लेगुमिनस प्लांट्स में आपके जो उनकी रूट्स होती है ना, उसमें क्या होता है, उनके राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि इसमें मददगार होता है, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63, एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन जो है डज अ स्प्रिंग हैव द लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी। सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी जो है कब होगी एक स्प्रिंग के अंदर, उसकी जो एनर्जी होती है वो पोजीशन पे डिपेंड करती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। अब जब वो कंप्रेस्ड या फिर पुल्ड आउट होगी तो उसकी एनर्जी जो है मैक्सिमम रहती है, लेकिन जब वो नॉर्मल पोजीशन में होगी तो उसकी जो एनर्जी है वो सबसे कम मानी जाएगी, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन में। फर्स्ट ऑप्शन इज योर स्प्रिंग जो है ना तो कंप्रेस्ड है ना पुल्ड आउट है एंड ग्राउंड पे है। वैसे तो यही होना चाहिए, पर हम एक बार ऑप्शंस और भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। स्प्रिंग जो है कंप्रेस्ड है मतलब एनर्जी उसकी कम नहीं होगी। स्प्रिंग कंप्रेस्ड है मिनिमम एट प्लेस्ड एट अ हाइट, इसमें भी कम नहीं होगी। द स्प्रिंग इज पुल्ड आउट है, इसमें भी उसकी एनर्जी जो है कम नहीं होगी। तो सबसे कम एनर्जी कब होगी, जब ना तो वो कंप्रेस्ड होगी ना ही वो पुल्ड आउट होगी, ओके। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64, आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, जो अपनी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाते। अब जैसे ह्यूमन बींग्स है, हम ह्यूमन बींग्स इसमें आते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स में। हम तो वार्म ब्लडेड हो गए क्योंकि हमारी बॉडी जो है टेम्परेचर रेगुलेट कर सकती है अपना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर। लेकिन कोल्ड ब्लडेड जो है ऐसा नहीं कर पाते, ठीक है, दे डू नॉट एंड दे कांट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग हीट और रिलीजिंग, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या आएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, लिजार्ड, पैरट, डॉल्फिन, पिजन, ह्यूमंस वाला तो डेफिनेटली नहीं होगा। स्नेक, फ्रॉग, कॉकरोच, वेल, फ्रॉग, अर्थवर्म, इसका जो सही आंसर है वो आपका आएगा स्नेक, फ्रॉग। इसमें आपके रेप्टाइल्स, ठीक है, एम्फीबियंस और इंसेक्ट जो आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कोल्ड ब्लडेड में आपके इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स और आपके एम्फीबियंस आते हैं, ठीक है। इस वजह से आपका ऑप्शन थर्ड क्या हो जाता है, टिक हो जाएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ यूनिट्स आर यूज फॉर मेजरिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी में। अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपकी फोर्स की यूनिट है, वहीं न्यूटन मीटर आपकी वर्क की है। दोनों डिफरेंट है, ठीक है। kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर एंड वर्क एस सेकेंड, ये दोनों ही आपकी किसकी हैं, एनर्जी की है,
ठीक है, ये आपका ठीक हो जाएगा ऑप्शन 2। वहीं जो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर भी था, ये फोर्स की आपकी, वर्क सेकेंड आपकी हमने अभी ऊपर पढ़ा वो एनर्जी की है। ये kg मीटर वाले एनर्जी की अगर जूल पर सेकेंड आपकी पावर की होती है, और इसे वॉट में इसको हम डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो आपका ऑप्शन 2 इसका जो है सही आएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66th। Read the following paragraph and choose the option with the set of words which would fill the blanks correctly in the given order। ठीक है, नाउ ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के वक्त जो स्पर्म सेल होता है फ्रॉम द फादर एंड एग सेल ऑफ द मदर एक दूसरे से फ्यूज़ करेंगे, और क्या बनेगा, वो बनेगा आपका जाइगोट। ठीक है, विच डिवाइड, जो कि रिपीटेडली डिवाइड होता जाएगा और एक बॉल ऑफ सेल्स में जो है बदल जाएगा। ये सेल जो है क्या करना शुरू कर देंगे, अलग अलग ऑर्गन्स में जो है डेवलप होंगे एंड टिश्यूज़ में। ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है इसको ही हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, अब ये एम्ब्रियो जो है गेट्स एम्बेडेड, किसकी वॉल में जाके चला जाता है, ये एम्बेडेड हो जाता है आपका यूटेरस। ठीक है, ये जो स्टेज है ऑफ एक्स, इन विच एक्स तो हमारा ऊपर यहाँ पे आ गया था एम्ब्रियो। ठीक है, इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसको स्टेज को हम बोलते हैं फीटस। ओके, तो आपका जाइगोट, एम्ब्रियो, यूटेरस, जाइगोट, एम्ब्रियो, यूटेरस एंड लास्ट आपका फीटस था। ठीक है, एम्ब्रियो आपका रिपीटेड था, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जाइगोट, एम्ब्रियो, यूटेरस आपका सही हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर नॉट फिजिबल। फिजिबल का मतलब क्या है, पॉसिबल, इनमें से कौन सा नहीं है। ओके, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस टॉपिक पे रिएक्टिविटी सीरीज़ पे आपका एक क्वेश्चन है, और आ जाता है, मतलब हर ऑल्टरनेट ईयर में आप रिएक्टिविटी सीरीज़ पे क्वेश्चन आराम से देख सकते हैं, मतलब हर साल भी आ जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दी आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ की। इसमें क्या है कि जो सबसे ऊपर है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल, और जो सबसे नीचे वो लीस्ट रिएक्टिव है। मोस्ट रिएक्टिव वाले जो मेटल है वो नीचे वालों को क्या कर सकते हैं, हटा सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वालों को नहीं हटा सकता है। ठीक है, अब इसमें लिखा है PbSO4 एंड Fe। हम देख लेते हैं PbSO4 हमारा है कहाँ, Pb कहाँ है आपका, ये रहा, और उसके साथ आयरन का रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, आयरन का रिएक्शन कहाँ पे है, आयरन आपकी ऊपर है, दैट मीन्स आयरन जो है Pb को हटाने के लिए कैपेबल है, डिस्प्लेस कर सकती है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम और कॉपर सल्फेट का। एल्यूमिनियम कहाँ है आपका, ये रहा। ठीक है, एंड कॉपर कहाँ है आपका, नीचे। एल्यूमिनियम अब क्या कर सकता है, कॉपर को क्या कर सकता है, हटा सकता है, तो ये रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिंक एंड कैल्शियम सल्फेट। जिंक आपका कहाँ पे, जिंक आपका ये रहा, एंड कैल्शियम आपका ऊपर है। ठीक है, कैल्शियम ऊपर और जिंक नीचे है, तो जिंक तो कैल्शियम को नहीं हटा सकता है, तो ये वाला रिएक्शन आपका पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, एंड एक और बार फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, मैग्नीशियम एंड जिंक सल्फेट आपका। मैग्नीशियम आपका ऊपर है और जिंक आपका नीचे है, तो मैग्नीशियम जिंक को आसानी से हटा सकता है, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल है। तो आपका थर्ड ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर स्ट्रेट लाइन। इनमें से कौन से ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन के। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ए का ये है, इसमें जो है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है आपका, और बॉडी जो है रेस्ट में, तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इसमें स्ट्रेट लाइन आ रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और बॉडी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तो वो जो है ऐसे सीधे जा रही है, स्ट्रेट आ रहा है आपका। नाउ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है हमारा, ये रहा आपका सी का, इसमें जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, पर जो आपका ग्राफ है वो स्ट्रेट नहीं आ रहा है। ठीक है, कर्व्ड आ रहा है। नाउ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी एट रेस्ट, इसमें स्ट्रेट आ रहा है, तो आपका स्ट्रेट किस में नहीं आ रहा था। ठीक है, आपको बताना है ये, तो हम देख पा रहे हैं, एक मिनट, इन्होंने किस में पूछा है, किस में स्ट्रेट लाइन है, तो हमारा ए में स्ट्रेट लाइन है, डी में स्ट्रेट लाइन है, और आपका बी की भी जो है वो क्या मानी जाएगी, स्ट्रेट लाइन मानी जाएगी। तो 68 का जो है ABD आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, बी वाले आप सोचे कि नहीं ये तो स्ट्रेट नहीं है, ये तो ऐसे स्लैंटिंग है। ठीक है, तो ये भी आपकी सीधी मानी जाएगी इसमें। ये वाला जो आपका सी वाला है, ये वाला आपका स्ट्रेट नहीं है, ये कर्व्ड में आ रहा है, तो आपका ABD ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 69। डेंसिटी ऑफ 4 लिक्विड ABCD दी हुई है यहाँ पे,
एंड इस इंफॉर्मेशन पर आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। अब क्या है कि अगर किसी लिक्विड की डेंसिटी है और उसके ऊपर हमने ऑब्जेक्ट डाला है, ऑब्जेक्ट सिंक कब करेगा, जब उसकी जो डेंसिटी है काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है, और फ्लोट करेगा जब उसकी कम होगी, ठीक है। फ्लोट वो कम पे करता है और वो सिंक जो है ज़्यादा पे करता है ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जो फ्लोट कर रहा है लिक्विड सी में, मतलब कि उसकी 924 से क्या है, कम है, ठीक है। मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड ए, पॉसिबल है कि वो उसकी जो ए में वो फ्लोट करे या ना भी करे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है उसके 820 हो तो वो फ्लोट सिंक कर जाएगा, अगर उसकी 785 से भी कम हुई तो नहीं सिंक करेगा, वो फ्लोट करेगा। तो दोनों के चांसेस है, तो ये स्टेटमेंट ठीक लिखिए। एक ऑब्जेक्ट जो फ्लोट कर रहा है ए में, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट कर रहा है ए में, इसका मतलब क्या है, उसकी 785 से क्या है, कम है, ठीक है। मे और मे नॉट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है वो फ्लोट करे। इन्होंने बोला चांसेस है कर भी दे और नहीं भी करे, बट अगर वो ए में ही ए में भी फ्लोट कर रहा है तो डेफिनेटली उसका वो बी में भी क्या करेगा, फ्लोट ही करेगा, क्योंकि उसकी 820 से 785 से वो ऑलरेडी कम है, तो 820 से तो कम ही है वो, तो इसमें तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। एक ऑब्जेक्ट अगर फ्लोट कर रहा है बी में, अब ये बोल रहा है अगर एक ऑब्जेक्ट बी में फ्लोट कर रहा है तो वो ए में भी फ्लोट करेगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हो सकता है उसकी जो डेंसिटी है वो 785 और 820 के बीच में हो, ठीक है, श्योर, लेकिन इन्होंने क्या बोला, श्योरली वो फ्लोट करेगा, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। एक ऑब्जेक्ट है फ्लोट कर रहा है लिक्विड सी में, इसमें फ्लोट कर रहा है, मतलब कि 924 से क्या है उसकी कम है, तो वो बी में भी फ्लोट करेगा श्योरली। अब वापस से सेम सिचुएशन आ जाती है, श्योरली यहाँ पे है नहीं, वो बीच में भी हो सकता है और हो सकता है वो डूब जाए उसके अंदर। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट ही बस यहाँ पे क्या थी, ठीक लिखी हुई थी, और आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको इसमें चूज करना है। इसमें लिखा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है, बट हमने तो पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग। इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। अब हमें पता है कि उसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमेशा करंट जो होता है आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है जाता है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है और सेकंड गलत है। अब आपके दिमाग में ये भी हो रहा होगा, अब यहाँ पे अगर करंट की डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है तो वो तो वेक्टर होनी चाहिए, बट हमारे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो स्केलर क्वांटिटी ही चुनी जाती है। जब भी वो दो करंट जो है एक दूसरे के साथ मिलते हैं, करंट उनका जो रिजल्टेंट है वो आपका स्केलर एल्जेब्रिक सम से किया जाता है, जो कि हम स्केलर क्वांटिटीज़ में करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, रीज़न आपका सही है, तो कौन सा ठीक आएगा, ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू, ठीक है। तो आपका 70 का जो है थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। असर्शन रॉन्ग है और रीजनिंग सी ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71, जिसमें क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स हैव देयर ओन डीएनए, इनमें किसके अपने खुद के डीएनए होते हैं। अब न्यूक्लियस में तो हमारे जीन्स, आपका क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, इसमें तो इसका डीएनए हो गई, ठीक है। वैक्यूल क्या होता है आपका, खाली स्ट्रक्चर, मतलब खाली रहता है ये, तो इसमें डीएनए आपका नहीं होता है, पहले बताते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना एम्प्टी माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए जो है एग्जिस्ट करता है। प्लास्टिस में भी उनका प्रोटीन डीएनए शायद प्रेजेंट होता है। तो इन तीनों में प्लास्टिस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन वैक्यूल में नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन थर्ड, एक में विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन देयर ओन डीएनए, हाँ, तो ABC आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर करेक्ट, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सही है। ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं सबके सब क्या है, माइक्रोस्कोपिक, रॉन्ग। हमारा जो आपने सुना होगा कि लार्जेस्ट सेल आपका कौन सा होता है, ऑस्ट्रिच एग, अब वो तो माइक्रोस्कोपिक नहीं है और उनको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है, और इसको हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या हो गई, रॉन्ग। मोस्ट ऑफ द आर माइक्रोस्कोपिक, सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक मोस्ट ऑफ द, और उनको जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऑल लिखा है, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है आपकी, रॉन्ग। सभी की सेल वॉल होती है,
नहीं, एनिमल सेल की आपकी नहीं होती है, ठीक है। ऑल हैव ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सभी की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। अब आपने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट तो पढ़ा ही होगा, उसमें जो है प्रोकैरियोट्स में नहीं होती है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होती है, ठीक है। ऑल हैव ए सेल मेम्ब्रेन, अब एक सेल की एक सेल मेम्ब्रेन तो होगी ही, ठीक है। बस आपकी डी स्टेटमेंट जो है क्या लिखी हुई है, सही लिखी हुई है, जिसकी वजह से ओनली डी, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73rd, सेलेक्ट द सेट दैट करेक्टली मैचेस द टाइप ऑफ वेस्ट गिवन इन कॉलम ए एंड बी, ठीक है। प्लास्टिक बॉटल, अब आपने सुना होगा प्लास्टिक को सबसे ज़्यादा समय लगता है, बल्कि क्या वो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उसको जो है डिकम्पोज होने में। प्लास्टिक बॉटल, ऑप्शन देख लेते हैं, मंथ, वीक, डेज, ईयर्स या सेवरल ईयर्स, तो 8 का 5th हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। सिल्क स्कार्फ है, कपड़ा है सिल्क का, वो भी ओके। कॉटन शर्ट है, बनाना पील है, पेपर, सबसे ज़्यादा पहले कौन हो सकता है, बनाना पील, ठीक है। 1-2 हफ्ते या 10 या 30 डेज, तो इसका जो आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, 1-2 हफ्ते में वो हो जाएगा, मतलब कि डी का होगा आपका सेकंड। पेपर भी आपको हो जाएगा, तो हम इसका 10 to 30 डेज ले लेते हैं। ई का हुआ आपका थर्ड। फिर आता है आपका कॉटन शर्ट और सिल्क स्कार्फ। कॉटन आपका प्लांट प्रोडक्ट है, ठीक है, सिल्क स्कार्फ है लेकिन प्लांट वाला जो कॉटन है वो जल्दी हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, 4 ईयर्स और 5 मंथ्स, तो कॉटन का आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट, और बी का आपका आ जाएगा 4, ठीक है। ए का 5, बी का 4, ठीक है, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड और ई का थर्ड। आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक फेदर है जिसका जो मास है वो 15 ग्राम है और वो जो है ड्रॉप किया जा रहा है एक हाइट से, वो इट इज़ फाउंड टू फॉल विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, सेम है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको बताना है नेट फोर्स उस पर कितना काम कर रहा होगा। उसका जो नेट फोर्स है वो यहाँ पे आपका 0 माना जाएगा। क्यों 0 माना जाएगा, बिकॉज वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जो है क्या कर रहा था, फॉल कर रहा था, बस इसी वजह से उसका जो है नेट फोर्स जो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, वेलोसिटी सेम रह रही है तो नेट फोर्स भी उस पर 0 रह जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक आयन है X3+, वो ऑब्टेन किया गया एक एलिमेंट X जिसका एटॉमिक मास क्या है, 27, मास नंबर, एटॉमिक मास क्या है इसका, 27 है, एंड एटॉमिक नंबर उसका क्या है, 13। अब एटॉमिक नंबर 13 है तो इसका मतलब उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 13 होने चाहिए, नो, उसमें न्यूट्रॉन जो है 13 होंगे, ओके, न्यूट्रॉन उसमें कितने हो जाएंगे, 13, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन उसमें क्या है कि अब उसका X3+ लिखा हुआ था, तो हम क्या कर देंगे, उसके 3 जो है माइनस कर देंगे, जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, आपके 10 हो जाएंगे। वहीं अब हमारा क्या बचता है, इलेक्ट्रॉन आपके 10 हो गए, ठीक है, 10 वाला ये हो गया। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बताने आपको, यहाँ पे जो मैंने न्यूट्रॉन लिखा है ना, ये इसमें आपका एटॉमिक नंबर 13, जिसकी वजह से उसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे, 13, और इलेक्ट्रॉन उसके 13 में से 3 माइनस करने पड़ रहे हैं। वैसे आपने सुना होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों अमाउंट सेम होता है, लेकिन उसने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए हैं अपने, लिए हैं, तो उन 3 को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसका आंसर इलेक्ट्रॉन का 10 आएगा, और न्यूट्रॉन का आंसर आएगा आपका, न्यूट्रॉन का आंसर आएगा आपका 27 माइनस 13, तो 7 में से 3 गए 4 और 2 में से 1 गए, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ओके, 14 आएगा, 13, 10 एंड 14। वापस से बता देती हूँ, क्योंकि ये X3+ था, ठीक है, एटॉमिक नंबर तो इसका 13 है, तो प्रोटॉन भी 13 ही होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 13 ही होने चाहिए थे, लेकिन उसमें X3+ था, जिसकी वजह से हमें वो 3 क्या है, माइनस करना पड़ा, तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। और न्यूट्रॉन हम कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, जो कि हमारा क्या है, 27 माइनस 13,
ओके 14 आ जाएगा आपका, ऑप्शन 4 इसमें टिक हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 76, जिसमें क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग प्लांट्स दैट प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। किसमें जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, कुकुम्बर, पपाया, रोज, मस्टर्ड, रोज, पिट्यूना, कॉर्न, कुकुम्बर, पिट्यूना एंड कॉर्न, पपाया, मस्टर्ड। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन 2 है। मस्टर्ड, रोज और पिट्यूना में क्या होते हैं आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये प्रोड्यूस करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग, ठीक है। क्लेई सॉइल जो है बेटर एरेटेड रहती है देन लोमी सॉइल, ठीक है। अच्छी जो है उसमें क्या है, दुमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा अधिक सुवातित होती है। ओके, क्लेई सॉइल इज मोर फर्टाइल एज कम्पेयर टू लोमी सॉइल। लोमी सॉइल से जो है ज़्यादा फर्टाइल होती है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, लोमी सॉइल जो है सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट हुई। और क्लेई सॉइल जो होता है बेटर एरेटेड है लोमी सॉइल से, ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है। ओके, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्लेई सॉइल की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है लोमी सॉइल से। हमने जो है क्लेई सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी पे पहले भी क्वेश्चन था, उसमें लिखा था वो ज़्यादा अच्छे से होल्ड कर पाती है पानी को। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, ठीक है। पार्टिकल जो साइज़ होता है क्लेई सॉइल का वो काफ़ी छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू, ये दोनों भी सही है। तो आपके 1 और 2 इसमें स्टेटमेंट रॉन्ग थी, पर अब तो हम एक ही चूज़ कर सकते हैं। तो आंसर की में क्या दिया था उन्होंने, 1 और 2 में अगर आपने कुछ भी करा होगा तो वो आपका ठीक माना जाएगा। ओके, तो इसके 2 आंसर है 1 एंड 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 78, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस है प्रेजेंट ऑन रबिंग सरफेस ऑफ ए मैच बॉक्स। मैच बॉक्स में जो आपने देखा होगा ये ब्राउन कलर का जो रबिंग सरफेस होता है उसके ऊपर क्या होता है, ठीक है। ग्लास पाउडर एंड रेड फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस एंड ग्लास पाउडर, रेड फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड वाइट फॉस्फोरस। मुझे लग रहा है वाइट फॉस्फोरस तो नहीं होगा, अगर हम सोचे तो नहीं, हमें पता है अगर हम तुक्का लगाएंगे तो वाइट फॉस्फोरस तो नहीं होता होगा। रेड फॉस्फोरस 2 में हमें दे रखा है, 1 और 3 में, तो मैं आपकी कन्फ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। उसके ऊपर क्या होता है, ग्लास पाउडर और रेड फॉस्फोरस जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका टिक हो जाएगा। Now the next question is, A and B secrete their hormones when they receive order from gland C. Which of the following can ABC respectively? अब इसमें जो कौन कौन से सिक्रीट होते हैं हार्मोन्स, ये जो मैंने यहाँ पे पिक्चर बनाई है, ये जो ग्रीन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड आपका जो है ब्रेन के ऐसे पी साइज में प्रेजेंट होता है, ये जो है जैसे ही ऑर्डर देता है तो आपके दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। तो वो आपके कौन से, थायराइड एंड एड्रेनल ग्लैंड अपने हार्मोन जो है क्या कर देते हैं, फिर वो रिलीज करते हैं इसके ऑर्डर से। ओके, पिट्यूटरी। नाउ द आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन 2। ओके, नाउ द 80th क्वेश्चन, इमेज फॉर्म्ड बाय ए पिनहोल कैमरा इज रियल। पिनहोल कैमरा से जो इमेज बनती है वो रियल होती है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही एक्सप्लेनेशन दे रही है, ऐसा क्यों हो पाता है। लाइट जो है डिफ्रैक्ट कर जाती है स्मॉल ओपनिंग में एंटर करते वक्त, लाइट क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये बात भी सही है। लाइट जो अपना पाथ चेंज कर लेती है अगर वो एक मीडियम, ये स्टेटमेंट सही है, पर रिलेटेड टू पिनहोल कैमरा आपका ऑप्शन 2 जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड क्वेश्चन फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। इनमें से ओपन एंडेड क्वेश्चन आपको देखने हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जिसका जो है काफ़ी आंसर पॉसिबल है, ठीक है। अलग अलग जो आपको तो है मल्टीपल ओपिनियन सुनने को मिल सकते हैं। वाई ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। सेलुलोज किससे बना होता है, अगर क्या होता है अगर ह्यूमन डाइजेस्ट कर पाते सेलुलोज। 5 ऑर्गेनिज्म, जो आपका थर्ड क्वेश्चन देख रहे होंगे उसमें जो है अगर आप बच्चे से पूछोगे तो काफ़ी पॉसिबल आंसर जो हैं सुनने को हमें जो है इसमें मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आपका जो है क्या हो जाएगा, अगर सही हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 82, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द करिकुलर जो प्रैक्टिस होती है आज के टाइम में जो फॉलो की जा रही है उसमें से कौन सी चीज़ इसमें सही है। साइंस एंड मैथमेटिक्स जो है इंटीग्रेटेडली, मतलब एक साथ पढ़ाए जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में एलिमेंट्री छोटी क्लासेस में, ऐसा कुछ होता है क्या, नो। साइंस एंड मैथ हम एक साथ नहीं पढ़ाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज ए सब्जेक्ट, नो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हम जो है इंटीग्रेटेडली पढ़ाते हैं एज साइंस,
सेकेंडरी क्लासेस में, यस। आपने देखा 5, 6, 7, 8 तक हम जो है साइंस ही पढ़ाते हैं, उसी में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आ जाती है। साइंस एंड सोशल साइंस जो है आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटेडली एज ईवीएस के रूप में पढ़ाया जाता है प्राइमरी क्लासेस में, बिल्कुल सही है। तो आपने देखा छोटे बच्चों को हम जो है ईवीएस जो है पढ़ाते हैं, उसी में साइंस और उनकी सोशल साइंस आ जाती है। तो आपका बी एंड सी स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन 1 बी एंड सी ठीक हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 83rd, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं इन विच दे आर मेजरिंग द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ ऑर्डिनरी टैप वाटर इन ए बीकर। बॉइलिंग टेम्परेचर जो है एक नॉर्मल पानी जो है आपकी टंकी का, उसका मेजर कर रहे हैं। कौन सा सूटेबल जो है इंडिकेटर नहीं होगा। अटेंशन पे करें टू द लीस्ट काउंट। हम जब जैसे थर्मोमीटर देखते हैं तो लीस्ट काउंट जो सबसे छोटा उसमें काउंट होगा उसको अटेंशन पे करें कि बहुत सही उस पर तो है लाइन पे। इंश्योर करें कि थर्मोमीटर वॉल्स और बीकर को टच ना करें, बिल्कुल। मेजर द बॉइलिंग टेम्परेचर एज 100 डिग्री। अब आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस लाइक हाई हो जाता है टेम्परेचर, जो कि थोड़ा रिस्की टाइप है। यूजर स्टैंड थर्मोमीटर को इस्तेमाल करें उसको सस्पेंड करने के लिए। तो कौन सा ठीक नहीं रहेगा आपका, ऑप्शन 3, और इसको टिक कर देंगे अब हम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए वैलिड रीज़न फॉर इंक्लूडिंग सोशल साइंटिफिक। इनमें से कौन सा जो है वैलिड रीज़न नहीं माना जाएगा सोशल साइंटिफिक इश्यूज़ को शामिल करने का, जैसे जीएम फूड इन द स्कूल साइंस करिकुलम। जीएम फूड कौन सा होता है आपका, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड को, ठीक है। ये बच्चों के अंदर आर्ग्यूमेंटेशन स्किल जो है करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए वैलिड रीज़न, कौन सा वैलिड रीज़न नहीं माना जाएगा अगर हम सोशल साइंटिफिक इश्यूज जो है स्कूल करिकुलम के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। वो आर्ग्यूमेंटेशन स्किल डेवलप करता है, बिल्कुल करता है। कल्टिवेटिंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट नेचर ऑफ साइंस, डेवलप द कैपेसिटी टू इंगेज इन एविडेंस बेस्ड रीजनिंग में जो है वो क्या करता है, मदद करता है। हेल्प इन अप्रिशिएटिंग साइंस एज ए डेफिनेटिव डिसिप्लिन कि डेफिनेटिव डिसिप्लिन उसको जो अप्रिशिएट करने में मदद करता है। तो 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेचर ऑफ साइंस को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल रहेगा। बच्चों को जो है एविडेंस बेस्ड रीजनिंग की जो चीज़ें उनको डेवलप करने में क्या है वो माना जाएगा। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, सही। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर टीचिंग द चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, पढ़ा दिया बच्चों को। टीचर जो है परफॉर्म कर रही है फॉलोइंग एक्टिविटी विद द स्टूडेंट। 3 टेस्ट ट्यूब लिए, तीनों में जो है 3/4 जो है पानी भर दिया। ABC उनका नाम है, और ए के अंदर स्नेल डाला, दूसरे के अंदर प्लांट, तीसरे के अंदर स्नेल प्लस प्लांट डाला। अब बताओ, टीचर देन आस्क्ड द स्टूडेंट विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। तो किसके अंदर सबसे ज़्यादा जो CO2 का अमाउंट है वो होगा। ये स्किल जो है टीचर की किस चीज़ को एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रही है, क्वेश्चन रेजिंग को, मेजरिंग को, एस्टिमेटिंग को, प्रेडिक्टिंग। अब मेजर तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते, हमें कोई वैल्यूज़ नहीं दी हुई हैं, ठीक है। क्वेश्चन रेजिंग भी नहीं आ सकता है, एस्टिमेट भी वैल्यू के बात करते हैं, तो यहाँ पे हम बस अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये हो सकता है, अनुमान लगा सकते हैं कि ये पॉसिबल है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, ठीक हो जाएगा, ओके। Now the next question is 86th, which of the following is not correct in respect of the activities suggested as extended learning। जो टेक्स्ट बुक में दी जाती है लास्ट में चैप्टर के, वो जो है कौन सा ठीक नहीं मानी जाएगी इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट। ये एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू एडिशन होता है चिल्ड्रंस के लिए, जो कि उनकी नॉलेज में बदलाव ला सकता है। ये फॉर्म ऑफ दीज फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ स्टूडेंट की जो इवेल्युएशन है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई डोंट थिंक सो, ठीक है। एक्सटेंडेड लर्निंग बस जो है एक एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में होता है, ताकि बच्चे जो है अलग रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सके और अपनी नॉलेज को बढ़ाए, ठीक है, उनका फ़ायदा होगा इसमें, ठीक है। तो उसके बेसिस पर आप इवेल्युएशन नहीं कर सकते हो। कुछ सम ऑफ दीज रिक्वायर स्टूडेंट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ, इसमें जो है ऐसी एक्सटेंडेड लर्निंग होती है जिसमें बच्चों को जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है अलग अलग तरीके से और अपने कंक्लूजन ड्रॉ करने होते हैं। ये जो होती हैं कुछ जो एक्टिविटीज़ होती हैं चिल्ड्रन के जो इंटरेक्शन एक्सपर्ट्स के साथ, टीचर के साथ, सोसाइटी के साथ, वो अच्छा करने में मदद करती हैं। तो आपका ऑप्शन 2 इसमें जो है सही नहीं है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑर्डिनली नॉट इम्प्लाइड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी भी आप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब जैसे आपका कोई कंटेंट है, मतलब टॉपिक है बच्चों के लिए कंटेंट, वो उसकी वैलिडिटी साइंस करिकुलम में कैसी होनी चाहिए। अब इन्होंने बोला नहीं, जो नहीं माना जाएगा। कंटेंट अपडेटेड होना चाहिए, बिल्कुल। कंसेप्ट्स को जो है एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करना चाहिए, बिल्कुल ठीक। कंसेप्ट जो है ट्रिबलाइज फॉर सम लर्नर, कुछ शिक्षार्थियों के लिए अवधारणा को तुच्छ बना दिया, मतलब कि कुछ टॉपिक्स को मतलब ऐसे ही मान लो, ठीक है कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, रहने दो। तो आपके जो है इन्होंने पूछा नॉट, तो सही आंसर क्या आएगा इसका? सी तो दिया ही नहीं इन्होंने, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करें, कोई भी ऑप्शन ठीक कर लेना। इसकी आंसर की दी थी जेड, के जेड लिखा था, जिसका मतलब होता है ऑल, मतलब इनमें से आपने कुछ भी करा होगा आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। पर इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या है, सी ऑप्शन आएगा, ओके। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे 88। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज मोस्ट सुटेबल रेशनल फॉर टीम टीचिंग। टीम टीचिंग के लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या मानी जाएगी? ये एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है कि हम बड़ी जो जिसमें क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं उसको पढ़ाने के लिए। अब आपको जैसे कि पता है हमें अपनी क्लास ऐसी बनानी चाहिए जिसमें मैंने मतलब इतने बच्चे हो जो एक टीचर पढ़ा सके। वैसे तो ये मान हो सकता है डाउटफुल, स्टूडेंट्स को बेनिफिट करता है, अलग अलग एक्सपर्टाइज बच्चों को मिल रही है, फ़ायदा ही है टीम टीचिंग में। ये असेसमेंट टास्क को आसान बना देते हैं, ये जो है हेल्पफुल होते हैं कि स्टूडेंट का जो पार्टिसिपेशन है वो क्या हो, बढ़ जाए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका क्या होगा, 2। इन्होंने पूछे कौन सा सूटेबल रहेगा, तो जब टीम टीचिंग होंगी, डिफरेंट टीचर्स होंगे, उनको जो है एक्सपर्टाइज अलग जो है मिलेगी दोनों से, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद जो है बच्चों के लिए रहेगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट सुटेबल एक्टिविटी टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन जो है हो रही है। इमेज फॉर्मेशन का जो टॉपिक जो है पढ़ाना है बच्चों को, इंट्रोड्यूस करना है स्फेरिकल मिरर्स के अंदर, तो क्या चीज़ सबसे सही रहेगी? स्टूडेंट को बोला जाए कि ऑब्जर्व करें अपनी इमेजेस वेरियस पोजीशन में प्लेन मिरर में, ओके ये देख सकते हैं हम। स्टूडेंट को जो है बोला जाए शाइनी और स्टील स्पून, मतलब शाइनी स्टील स्पून से जो है प्ले करें और अपनी इमेजेस में देखें। आपको पता है कि हमारे इमेजेस में दोनों तरह की इमेजेस बन सकती है स्पून के अंदर, ठीक है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों। स्टूडेंट्स आर एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, स्टूडेंट जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, स्टूडेंट जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं रे डायग्राम्स बना के कर्व मिरर से, ये प्रोसेस एक्सप्लेन कर दें बच्चों को। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा आपका, स्फेरिकल मिरर्स में हमारे पास एक अच्छी शाइनी स्टील स्पून है, उसमें ऑब्जर्व करेंगे इमेजेस, तो उससे जो है आपकी स्फेरिकल मिरर कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों आपके जो है समझा सकते हैं हम अच्छे से, ओके। अब आता है आपका 90th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइड बाय द स्टेटमेंट गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू द चाइल्ड। गुड साइंस जो एजुकेशन होती है वो सही होती है बच्चे के लिए, लाइफ के लिए, एंड टू द डिसिप्लिन। इसमें कौन सी चीज़ इम्प्लाइड नहीं होगी इनमें से? साइंस एजुकेशन जो है शुड हेल्प द स्टूडेंट एक्वायर द प्रोसेसेस ऑफ साइंस। साइंस एजुकेशन शुड बिल्ड अ लिंक बिटवीन द चाइल्ड एंड हिज एनवायरनमेंट। साइंस एजुकेशन ऐसे होनी चाहिए बच्चे को ट्रेन करे कि वो डिसिप्लिन में रहे हमेशा, भैया रिमेन। साइंस क्लासरूम जो है प्रैक्टिस करे, साइंस क्लासरूम प्रैक्टिस शुड बी डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है जो सही नहीं माना जाएगा वो आपका क्या होगा, थर्ड आपका, दैट इज साइंस एजुकेशन ऐसे हो कि बच्चे को वो जो है डिसिप्लिन में कैसे रहना है वो चीज़ सिखाएं, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा, इसमें टिक हो जाएगा, ओके। दिस इज़ नॉट इम्प्लाइड बाय दिस स्टेटमेंट, ओके। अब आपका जो ये पेपर है यहीं पे ख़त्म होता है। हमने 2023 का पूरा पेपर जो है कर लिया है। कोई भी कन्फ्यूजन आप जो है हो कमेंट्स में आराम से पूछ लेना। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।